सेहत प्लस, पावर्ड बाई क्यूएस्टार ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और सेहत प्लस के एक और विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं कुछ विशेषज्ञ। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और क्यूएस्टार ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहले क्योंकि आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, क्यूएस्टार ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो है, आप इसके मेडिकल डायरेक्टर हैं, तो जिस सोच या जिस मोटो के साथ हॉस्पिटल चला था, लोगों को सेवा देने के उद्देश्य से, कितना आगे बढ़ पाया है और क्या कुछ आगे सोच रख रहा है? देखिए, क्यूएस्टार ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में झारखंड में हमारी 2 ब्रांचेज हैं जो करीब करीब 1 साल हो गया उसको उद्घाटन हुए। एक ब्रांच हमारी दीपाटोली में, दूसरी इरबा और माझी में है। तो दोनों ब्रांचेज आसपास ही शुरू हुई थी। वो पहला हम लोग का 1 वर्ष कंप्लीट हो गया और 1 साल में हमने पाया कि जैसे मरीजों को लाभ पहुंचा है, लोगों का फीडबैक मिलता है, सेटिस्फैक्शन लेवल को हम देखते हैं तो हमें काफ़ी संतुष्टि मिलती है कि लोग संतुष्ट हैं हमारे इलाज से, हमारी सेवा से, हमारी सर्विसेज से लोग खुश हैं झारखंड के। बिल्कुल। किडनी एज ए ऑर्गन तो आप समझ लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शरीर के लिए, क्योंकि किडनीज़ का मेन फंक्शन रहता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। ब्लड की प्यूरिफिकेशन, जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी में, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको किडनी क्लियर करती है डेली, और साथ ही साथ हार्मोन्स का भी बैलेंस बना के रखती है। और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ब्लड बनाने में भी एक हार्मोन होता है इरेथ्रोपोइटिन, जो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। यदि किसी वजह से किडनी डैमेज होती है या फंक्शन पुअर हो जाता है तो इस हार्मोन की कमी से लोगों में खून की कमी भी हो जाती है। तो किडनी का बहुत ही बड़ा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स इन द बॉडी, आई कंसीडर। बिल्कुल। अच्छा, किडनी की बात कर रहे हैं तो जो स्टेज होता है हमारे लाइफ का, न्यू बॉर्न बेबी है, फिर टीनेज है, एडल्ट है, फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, किडनी में भी बदलाव होते हैं ऐसे? हाँ, डेफिनेटली। जैसे कि आपने कहा, बचपन में किडनी का जब बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले इंट्रायूटेराइन स्टेज में किडनीज पेल्विस में होती हैं, मीन्स कमर के जो हड्डी है पेल्विक बोन उसमें रहती है। और जैसे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के जैसे कंप्लीट होती है, उसी के साथ साथ किडनी एसेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है और हमारे दोनों कुल्ले में जाके वो सेट होती है। तो बचपन में तो ये डेवलपमेंट होता है बिफोर डिलीवरी। उसके बाद से बच्चों की किडनी ठीक है, उनका फिल्ट्रेशन पावर वगैरह सब देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद किडनी फंक्शन भी 55-60 के बाद भी किडनी फंक्शन जो है, जो फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जो बोलते हैं हम लोग, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे GFR हमारा घटता जाता है। नेचुरली एक पर्टिकुलर एज के बाद हम देखेंगे कि हमारे ब्लड वैल्यूज़, जिससे यूरिया, क्रेटिन, 70 साल की उम्र में 65-70 के बाद धीरे धीरे वो राइज करता है, और जैसे एज बढ़ती है हमारा GFR धीरे धीरे घटता जाता है। अच्छा, तो इसी से क्या वो जो हम वर्ड जो सुनते हैं किडनी फेलियर, तो वो इसी के कारण होता है, एक एज के कारण, या क्या चीज़ है ये किडनी फेलियर? किडनी फेलियर एज के कारण नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना, दिस इज नेचुरल डेवलपमेंट। एज जैसे एज बढ़ेगी तो किडनी का GFR धीरे धीरे कम होगा। वैसी स्थिति में यदि कोई बॉडी में परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो वैसी स्थिति में किडनी का फंक्शन बहुत रैपिडली डिक्लाइन करता है, और पेशेंट हायर एज ग्रुप में दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर किडनी फेलियर ड्यू टू एनी इवेंट इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाए, फ्लूइड लॉसेस हो जाएं, यूरिन का इन्फेक्शन हो जाए, हाई फीवर हो जाए, ऐसी स्थिति में किडनी फंक्शन बड़ा तेज़ी से गिरने लगता है। अच्छा, जो किडनी फेलियर हम कह रहे हैं, जिन कारणों की आप बात कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद एक किडनी ट्रांसप्लांट ही एक तरीका होता है या और भी तरीके होते हैं? हाँ, जैसा आपने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले किडनी फेलियर में उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। जब 5th स्टेज में उस फेलियर जाती है तब
वैसे पेशेंट को या तो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसप्लांट इज़ ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट टू सेव द लाइफ, लेकिन उससे पहले भी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे डायलिसिस। बहुत से लोग डायलिसिस में भी कई सालों तक सर्वाइव करते हैं। जिनके घर में किडनी डोनर नहीं है, जिसके पास किडनी डोनर नहीं है, उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है किडनी फेलियर में, वो है लाइफ लॉन्ग डायलिसिस। अच्छा, पहली चीज़ ये तो जानना चाहूँगी कि ये जो डायलिसिस आप बता रहे हैं कि इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम एज क्या हो, मतलब कितने दिनों तक डायलिसिस पर हम विश्वास कर सकते हैं? डायलिसिस पे डिपेंड करता है पेशेंट का हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, खान पान कैसा है। नॉर्मल डाइट पे वो सब चीज़ मेंटेन हो रही है तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई वैसी चिंता की बात नहीं। मैंने एक मरीज को देखा है 20-22 साल तक सर्वाइव किए हैं, लगातार से डायलिसिस पे थे और 20 साल तक सर्वाइव। रांची में ही हमारे कुछ थे, एक दो जान पहचान के, जिनको करीब 22 साल 23 साल डायलिसिस चली। उसके और बाद बहुत भी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस वो लाइफ हेल्दी जी सकते हैं उसके बाद? यस, एक्सेप्ट द डे ऑफ डायलिसिस, रेस्ट अदर डेज दे कैन वर्क लाइक ए नॉर्मल पर्सन। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं कि जब डोनर नहीं मिलता उस कंडीशन में लोग डायलिसिस का सहारा लेते हैं, तो मतलब इतना मुश्किल है डोनर मिलना, ये प्रोसेस क्या होता है? डोनर, ऑर्गन डोनर की तो शॉर्टेज है ही हमारे यहाँ, क्योंकि इसकी भरपाई तो तब हो पाएगी जब डिजीज़ डोनर, जो जिसे हम कैडावर किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, कैडावर किडनी हमें अगर अवेलेबल होती है, जो कि झारखंड में और कुछ अन्य स्टेट्स में इसका भी रेगुलेशन नहीं आया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे दिल्ली, साउथ इंडिया, चेन्नई, बॉम्बे, इनमें रेगुलेशंस है, तो हम कैडावर किडनी के लिए लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कैडावर मीन्स एक्सीडेंटल डेथ, ब्रेन डेड जो पेशेंट्स रहते हैं न्यूरो सर्जरी वगैरह में, चाहे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर या इन्फार्क्ट की वजह से, वैसे पेशेंट्स की किडनी नॉर्मल रहती है यदि, तो वो किडनी डोनेट कर सकते हैं। उनकी फैमिली अगर सामने आती है तो वैसे डोनर को हम बोलते हैं कैडावर किडनी या डिजीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन। ये जो आपने बोला कि तो मतलब जैसे आपने बोला कि मेट्रो सिटीज़ में ये चीज़ें होती है, तो यहाँ पर क्या लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की, इसलिए हो पाता है कि लोग डोनेट नहीं कर पाते हैं, या जो भी कारण होता है, या डर रहता है? क्योंकि बहुत सारे जैसे केस जो हम कहते हैं कि लोग मरने के बाद भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अभी भी उस चीज़ को लेकर जागरूकता नहीं है। हाँ, इसकी अवेयरनेस तो यहाँ है नहीं। इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा भी, और समय समय पे हम लोग के ट्रांसप्लांट एंड किडनी की जब हम लोग की मीटिंग्स होती हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट मेथड से लोगों को अवेयर कराते हैं, तो वो प्रोसेस झारखंड में भी हम कर रहे हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, अभी पिछले 2-3 साल में दो फैमिलीज़ ऐसी आई थी। एक हम लोग के यहाँ एक अस्पताल है जिसमें फैमिली मेम्बर्स रेडी हुए थे किडनी डोनेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं था और हॉस्पिटल वाज नॉट रजिस्टर्ड टू कंडक्ट कैडावर ट्रांसप्लांटेशन। इसी वजह से हम उसकी किडनी रिट्रीव नहीं कर पाए। अच्छा सर, हम किडनी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है? जी हाँ, किडनीज के अफेक्ट होने से नेचुरली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसका असर हार्ट पे होता है, ब्रेन पे होता है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा शूट करता है तो ब्रेन हेमरेज की भी संभावना रहती है, हार्ट फेलियर की संभावना रहती है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है, जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं हम लोग। तो वैसी स्थिति में किडनी के साथ साथ हार्ट और ब्रेन भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, और जब डिजीज़ बहुत ही एडवांस स्टेज, एंड स्टेज में पहुंच जाती है, वैसी स्थिति में लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो आप उस समय भी आप मेंशन कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, कि डायबिटीज़ भी एक, उसको क्या कह सकते हैं, एक साइन समझ सकते हैं कि किडनी में आपकी कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर से हमें, मान लीजिए बुखार है तो समझ में आ जाता है कि बॉडी गर्म हो गई है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। किडनी के बारे में कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी शायद हेल्दी नहीं है? डायबिटीज़ में करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि 35 से 40% लोग जिनको किडनी डिजीज़ हो जाती है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए आपको सिम्टम्स को पहचानना। यदि सिम्टम्स आप नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जानते हैं, तो वैसी स्थिति में आप रूटीन चेकअप कराएंगे। आपकी यूरिन में, पेशेंट की यूरिन में एल्बुमिन आएगा, उसके पैरों में सूजन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर में राइज, हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा, तो ये कुछ सिम्टम्स एंड साइंस हैं जिसके द्वारा हम डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली कि इनको किडनी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो
तो मतलब ये जो किडनी डिजीज़ है, अब जैसे एज की बात करते, कोई एज का ऐसा नहीं है बैरियर इसमें, तो क्या बच्चों में भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है अब तक, क्योंकि केसेस कुछ सामने आए हैं? बच्चों में एक तरह की नेफ्राइटिस होती है, बॉडी में कहीं इन्फेक्शन रहता है, स्किन में या फोड़ा फुंसी रहता है, तो उससे उसका असर किडनी में हो जाता है, उस इन्फेक्शन जिसे हम एक्यूट नेफ्राइटिस बोलते हैं। और बच्चों में हमने देखा कुछ कंजेनाइटल डिजीज़ होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो गया, यूरिन के रास्ते में जो वाल्व होता है वो डिलीवरी के बच्चे के जन्म के बाद वो वाल्व ख़त्म हो जाता, कुछ बच्चों में परसिस्ट करता, तो वो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व बोलते हैं। वो किडनी पे बैक प्रेशर होते होते धीरे धीरे वो किडनी में सूजन आती है, अल्टीमेटली किडनी डैमेज हो जाती। ये बीमारियां बच्चों में बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा ग्रुप है नेफ्राइटिस का, जो इस क्षेत्र में थोड़ा कम है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कॉमन पाया जाता है बच्चों में। सर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये भी आजकल बहुत कॉमन पाया जा रहा है, जो कि किडनी से ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वैसे तो मेल फीमेल सबको होता है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और मेल्स में हायर एज ग्रुप में जब प्रोस्टेट ग्लैंड का जब एनलार्जमेंट होता, वैसे समय में मेल्स में वो बार बार होता। और यदि किडनी में सूजन आ जाती है प्रोस्टेट के बढ़ने से, तो संभावना यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की ज़्यादा हो जाती है। और फीमेल्स में ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन होती है, और वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग यंग एज से लेके एंड उम्र के हाईएस्ट एंड में भी वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा होता है मेल्स की अपेक्षा। मतलब इसका अगर ये treatment इन्फेक्शन मतलब क्या है? इसका ट्रीटमेंट है, लक्षण तो बताएगा ही पेशेंट, सिम्टम्स बताएगा आपको, उसका यूरिन का कल्चर करना, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करनी है, अल्ट्रासाउंड करके देखना कि बैक प्रेशर चेंजेस किडनी में तो नहीं हो रहे। और किडनी फंक्शन देखने के लिए ब्लड टेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन, दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, वो करेंगे, उससे किडनी फंक्शन पता चल जाता है। क्योंकि सर हम झारखंड में, तो झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कितनी सामने आती है? जितना मेरा तजुर्बा, हमने यहाँ पे हालांकि सब बीमारी देखी, एंड स्टेज किडनी फेलियर देखा है, और स्टेट्स के कंपैरिजन में स्टोन डिजीज़ किडनी की यहाँ बहुत ज़्यादा है झारखंड। इंडिया में जैसा हम जानते हैं, जैसा स्टडीज़ हैं, राजस्थान के बाद में अगर मैं समझता हूँ तो झारखंड में ही किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा। किडनी स्टोन क्या है ये भी जानना चाहूँगी। किडनी स्टोन एक तरह के समझ लीजिए किडनीज़ के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट और ऑक्जिलेट, ये सब तीनों कंपाउंड मिल के डिहाइड्रेशन की अवस्था में उसको धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि डिहाइड्रेशन की समस्या तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन इवन देन बहुत से अननोन कॉजेज़ हैं जिससे किडनी स्टोन बनता है, जिसका कारण हमें नहीं मालूम, लेकिन स्टोन बनता है। ये ई न्यूक्लिएशन इसे बोलते हैं। ये झारखंड में काफ़ी है, और हम स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन है। सर, स्टोन की बात करें तो उसकी साइज़ जो हमने देखी है वो बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा भी होता है, तो वो किस चीज़ पर निर्भर करता है कि मतलब लापरवाही अगर समय पर ना पता चले तो वो स्टोन बड़ा होता जाता है? अगर स्टोन एक बार डिटेक्ट हो गया तो कुछ डाइट में परहेज हमेशा करना है, डिहाइड्रेशन से हमेशा बचना है। और किडनी का साइज़ अगर छोटा है, स्टोन का साइज़ अगर छोटा 0.5 सेंटीमीटर से कम है, तो पानी का वाटर कंज्यूम करने से संभावना होती है कि स्टोन जो है फ्लश आउट हो जाए। हमारे पानी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, लोगों की डाइट में ऑक्जिलेट ज़्यादा है, जो हरे पदार्थ हैं, हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां, ये सब वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे, साग वगैरह। तो जिन सब्जियों में ऑक्जिलेट अधिक होता है और साथ ही पानी में और या किसी और सोर्स से अगर कैल्शियम आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर स्टोन बनाते हैं। मतलब हमारे जो नेचुरल हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं उससे इस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और भी कई सवाल हैं मन में डॉक्टर साहब, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सेहत प्लस में। हमारे साथ बात कर रहे हैं आज डॉक्टर घनश्याम। डॉक्टर, अभी हम बातचीत कर रहे थे किडनी के बारे में, आपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी बताया और डायलिसिस के बारे में बताया। दोनों का प्रोसेस क्या है?
देखिए, ट्रांसप्लांटेशन से पहले मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जितने बायोकेमिकल पैरामीटर्स उसको नॉर्मल करने के लिए डायलिसिस देते हैं। यदि किसी वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, फैमिली में कोई रिलेटेड डोनर नहीं है, कैडावर डोनर में तो अभी समस्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी लोगों को 6 महीने से 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ जाता है, इवन बड़े शहरों में भी। तो चूँकि यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो लोग के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, ब्लड रिलेटेड ट्रांसप्लांटेशन। घर में यदि किडनी देने वाला कोई है, भाई बहन में ट्रांसप्लांटेशन होता, ब्रदर सिस्टर जिसे सिबलिंग्स कहते हैं, सिबलिंग्स का रिजल्ट बहुत अच्छा होता। और उसके बाद नंबर 2 में आता है पेरेंट्स अगर किडनी देते हैं बच्चों को, या बच्चे अपने पेरेंट्स को किडनी देते। वैसे भी कई पेशेंट्स देखे हमने जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, जिसमें फीमेल्स काफ़ी आगे हैं। हमने अभी तक जितने ट्रांसप्लांट पिछले अस्पताल में किए थे 158, उसमें अगर हमने इस तरह के डोनर्स को देखा तो हमने फीमेल्स का नंबर बेहतर देखा है एज़ कम्पेयर टू मेल। डॉटर्स जो हैं, बेटियां, जो कम से कम 4-6 मरीज ऐसे थे जिनमें बेटियों ने अपने फादर को किडनी दी है। अब तो ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया के हिसाब से मैं समझता हूँ 40-45 साल हो चुके हैं। उसमें वर्ल्ड में 1 ही 2-3 ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी डोनेशन के बाद उनकी किडनी डैमेज हुई। बाकी रेस्ट जितने हैं 99.9% उनकी डोनर्स की सिंगल किडनी पे कोई दिक्कत नहीं आती। वो बात अलग है यदि उसकी सिंगल किडनी में कोई डिजीज़ हो गई, यदि उसको हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज़ हो सकती है, तो वैसी स्थिति में किडनी खराब हो सकती है। लेकिन डोनेशन के बाद से शरीर से उसकी किडनी पे कोई असर नहीं होगा। तो ईजिली एवरीबडी कैन डोनेट द किडनी विद अ नॉर्मल किडनी मतलब कि लेकिन मतलब कह सकते हैं कि समय के साथ जो मेडिकल टेक्निक भी अपडेट हुई है, उससे भी इस चीज़ और ज़्यादा सिक्योर हो गई है। हाँ, एकदम सिक्योर है। आप अभी तक के जितने लेटेस्ट रिसर्च हैं उसके हिसाब से 100% श्योर रहता है कि सिंगल किडनी पे इंसान सर्वाइव कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो ग्रुप अलग है, कुछ लोगों में हुआ है डैमेज, उसमें किसी को हाइपरटेंशन हो गया, ओल्ड एज में यदि डायबिटीज़ होगी उसकी वजह से सिंगल किडनी इफेक्ट होगी। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड सिंगल किडनी इन द डोनर, द किडनीज आर परफेक्ट थ्रू आउट द लाइफ। Based on this principle, now we can say 100% it is safe procedure. और जब डोनेशन हो जाती है, प्रोसेस पूरा हो जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है किडनी, तो कितने दिनों तक दोनों जो पेशेंट है और जो डोनर है उन्हें निगरानी में रखने की ज़रूरत होती है, और कुछ ट्रीटमेंट आगे भी ज़रूरत होती है इसके लिए? डोनर यूजुअली 5 से 7 दिन तक अस्पताल में रहते हैं, एवरेज 5 दिन रहते हैं। एक नॉर्मल ऑपरेशन की तरह, पेट के ऑपरेशन की तरह 5 से 7 दिन में वो रिलीज़ हो जाते हैं हॉस्पिटल से, जो डोनर है। और जो रेसिपिएंट है उसमें करीब 2 हफ्ता तक लगता है, जिसमें रेसिपिएंट में डिस्चार्ज लायक हो जाते हैं। एक और प्रोसेस जो आप बता रहे सर, डायलिसिस, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें भी कुछ वेरिएशन होते हैं? हाँ, डायलिसिस में भी 2 प्रकार की डायलिसिस होती है। एक पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेट में पानी डाला जाता है और उसको फिक्स टाइमिंग तक पेट में रख के फिर उसको ड्रेन करते हैं, जिसे हम CAPD बोलते हैं। और दूसरा मशीन द्वारा डायलिसिस, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी लगा के उस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता, और वो होगी ब्लड डायलिसिस, जिसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अभी हीमोडायलिसिस का प्रचलन ज़्यादा हो गया क्योंकि ऑफ लेट पिछले कुछ 10 सालों में बहुत से सैटेलाइट सेंटर्स बन गए हैं, तो CAPD का चलन जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। हर चाहता है कि हम डायलिसिस पे 24 घंटा ना रहें। CAPD में है कि इट इज़ ए कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, 24 घंटा पेशेंट को डायलिसिस चलती रहती है, वो डिपेंडेंट रहता है डायलिसिस पे। अब लोग क्योंकि इतने सैटेलाइट सेंटर्स खुल चुके हैं डायलिसिस के कि समझ लीजिए हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे डायलिसिस के शहरों में, और पेरीफेरी में भी हम देखते हैं हर 10-15 किलोमीटर में 1-2 डायलिसिस सेंटर खुल गए हैं, जिससे पेशेंट को दूर नहीं जाना पड़ता, अपने ही ज़िले में, अपने ही एरिया में वो मशीन के द्वारा हीमोडायलिसिस करवा सकता। बिल्कुल, क्योंकि सर आपने यहाँ पर मेंशन किया शहरों में ये चीज़ है, तो जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसको लेकर के क्या कंडीशन है, क्या सोच है? लोगों को अभी पता है इसके बारे में? अब तो पहले से अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई लोगों को इसमें, नो डाउट लोग समझते हैं
अखबारों के माध्यम से और बाकी अलग माध्यम से लोगों को समझ में आता है कि इस बीमारी का इलाज डायलिसिस ही है या किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। क्योंकि सेंटर्स हर ज़िले में खुल चुके हैं, चाहे वो पेरीफेरी हो चाहे विलेज एरिया हो। विलेज एरिया में तो नहीं कह सकते, लेकिन हर एक बड़े कस्बे में डायलिसिस सेंटर खुल चुके हैं। अब हर इंसान अब इसको समझने लगा, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसको वैल्यू देने लगा और इसको सिंसियरली लोग फॉलो करते हैं एडवाइस करने के बाद। बिल्कुल। और ये कितने इंटरवल में होता है डायलिसिस? यूजुअली डायलिसिस की रिक्वायरमेंट, अगर हम मशीन वाली डायलिसिस हीमोडायलिसिस की बात करें, इट इज़ 12 आवर्स इन ए वीक। तो इस 12 घंटे को हम 3 डायलिसिस में डिवाइड कर देते हैं। 4-4 घंटे की डायलिसिस थ्राइस इन ए वीक। लेकिन यूजुअली हमने देखा है एज़ पर आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यदि 2 डायलिसिस भी एक सप्ताह में पेशेंट करवाता तो उसके लिए वो काफ़ी हेल्दी रहता, स्वस्थ रहता। खान पान भी, खाना पीना भी उसका फ्री हो जाता, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो जाता, वो सब चीज़ खा सकते हैं। पानी का भी रिस्ट्रिक्शन कम हो जाता है और फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जो कि हम प्री डायलिसिस स्टेज में इन सब चीज़ का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। नमक का रिस्ट्रिक्शन, पानी का रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन डाइट का रिस्ट्रिक्शन, ये सब प्री डायलिसिस स्टेज में इसका रिस्ट्रिक्शन रहता है। डायलिसिस शुरू होने के बाद मरीज़ सब कुछ खा सकता है, प्रोटीन की चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं, जितने नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं, और सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन भी कम हो जाता है। पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि डायलिसिस में पानी भी हम ड्रॉ करते हैं टाइम टू टाइम। जो बॉडी में एक्स्ट्रा पानी रहता है वो हर डायलिसिस में वेट गेन के हिसाब से हम ड्रॉ कर खींच लेते हैं। सर, क्योंकि आप पानी की बात कर रहे हैं तो जैसे हमेशा बड़े बुजुर्ग एडवाइस देते रहते हैं कि आप पानी पियो, जितना पानी पियोगे उतना अच्छा होगा। तो ये क्या एक हमारे किडनी के लिए एक्सरसाइज होती है? नेचुरली ये स्टोन डिजीज और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस में काफ़ी मदद करता। लेकिन यदि किडनी फेलियर में चली गई तो वैसी स्थिति में किडनीज आर अनेबल टू एक्सक्रीट द वाटर, जितना पानी उसको शरीर से निकालना नहीं निकाल पाती। इसी वजह से हम पानी का रिस्ट्रिक्शन फेलियर होने के बाद से करते हैं। बिल्कुल। इस चीज़ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जो भी नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, एक और टर्म हमने सुना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक तरह की डिजीज़ है जिसमें कि पेशेंट का यूरिन में एक डिफरेंट तरह की नेफ्राइटिस होती है, किडनी में डिजीज़, उसको कलेक्टिवली हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मीन्स एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जी, और उसमें यूजुअली जीएफआर कम हो जाता है, किडनी के यूरिन के रास्ते बहुत ज़्यादा एल्बुमिन लीकेज होता है। बॉडी, किडनी का मेन फंक्शन बॉडी के प्रोटीन्स को रोकना है, एल्बुमिन को, जो फिल्ट्रेशन के समय उस किडनी उसको रोकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में किडनीज आर अनेबल टू होल्ड द प्रोटीन्स, तो प्रोटीन पूरा ब्लड का लीक आउट हो जाता है, एल्बुमिन निकल जाता है, जिससे बदन में सूजन होती है। किडनी का जीएफआर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये सब होने के साथ साथ बदन में सूजन आ जाती है, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन्स कम होती हैं, तो पैरों में, चेहरे में, आँख के पलकों के नीचे सूजन। इस ग्रुप ऑफ डिजीज़ को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। बिल्कुल। सर, एक सवाल मुझे लगता है छूट गया जब हम ट्रांसप्लांट या उसकी बात कर रहे थे, किडनी ट्रीटमेंट की। तो बहुत बार अगर मान लीजिए कि कहीं पर कुछ शायद ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के भी मामले हमने देखे केस स्टडी में कि उसके बाद उन्हें आफ्टर इफेक्ट्स इसके देखने पड़ रहे हैं। शायद वो डॉक्टर की गलती हो या जिस तरीके से भी ट्रीटमेंट में हुआ हो, वो जो क्योंकि आपने स्वेलिंग की बात की तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, पेन उन्हें समझ में नहीं आता, जो स्टोन वाली भी जो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी अगर कंडीशन हो जाती है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? ये जानकारी के अभाव में नेचुरली, यदि किसी को आपने कहा बदन में सूजन आ रही, अगर उसको हल्के से लेते हैं तो नेचुरली दे कम टू द हॉस्पिटल वेरी लेट। जब वो हॉस्पिटल में लेट पहुंचेगा, इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ वेल नोन कि वो डिजीज़ तो बढ़ ही चुकी होगी। बाकी रहा ट्रांसप्लांट का, आपने पूछा, ट्रांसप्लांट में हम डेफिनेटली मानते हैं कि 1 ईयर सर्वाइवल रेट, सक्सेस रेट, आप मोटा टर्म्स यूज़ की, कितना सक्सेस रेट है? सक्सेस रेट इज़ डेफिनेटली 80 to 90% इन फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर 5 ईयर सर्वाइवल के रूप में लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में करीब अभी भी हमारे देश में सक्सेस रेट करीब 90% पहुँच गया। जो डाटा हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, वैसा अब इंडिया में भी, हमारी कंट्री में भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।
5 ईयर का सर्वाइवल भी जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में चल रहा है वैसे ही इंडिया में भी चल रहा है, हमारी कंट्री में भी। 5 साल के एंड तक हम किडनी फंक्शन देखते हैं, ग्राफ्ट का फंक्शन कैसा है, तो दैट इज़ अराउंड 75 to 80%. दैट मीन्स इफ देयर आर 100 ट्रांसप्लांट, 85% of the people will do well by the end of 5 years. And by the end of 10 years, around 65% of the people do well. So transplant is compared first year survival result, say 5 years survival result, 10 years. 3 में डिवाइड करके हम उसको देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन की, ऑपरेशन से उसे निकाल दिया जाता है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आगे दोबारा उसकी किडनी में स्टोन फॉर्म हो सकता है, उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, स्टोन फॉर्मर्स में तो जो इडियोपैथिक है, जिसमें कारण नहीं पता चलता, उसमें संभावना रहती है कि हर 9-10 साल होते होते फिर से स्टोन बच जाए। तो वैसी स्थिति में उनको रेगुलर प्रिकॉशन, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, पानी की मात्रा उनको अच्छी लेनी चाहिए, और स्टोन फॉर्मिंग जो एजेंट्स हैं जैसे ऑक्जेलेट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन जिन खानों में ये सब चीज़ें हैं उसका कंजम्पशन कम होना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियां जैसे साग हो गए, टमाटर हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मटन हो गया, इन सब से जो आता है ये मिल के कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, ऑक्जेलेट, ये सब चारों मिल के स्टोन बनाते हैं। तो संभावना बाय द एंड ऑफ 9 ईयर्स 100% रहती है कि दोबारा स्टोन बने। अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। हमारे बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं सर, और क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम किडनी रिलेटेड है आपने उसे बताया, उसका ट्रीटमेंट क्या है ये बताया, लेकिन आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या चीज़ें इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए कि फिर इस तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। क्योंकि जैसे एक एज के बाद 30-40 के बाद लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, रूटीन पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर यंग एज ग्रुप है, टीनेज है, तो वो शायद उतना ध्यान ना दें या फिर अपने खान पीन में उतना ध्यान ना दें। उन्हें क्या सजेशन रहेगा आपका? सबसे पहले तो इसमें यह है कि अगर सिम्टम्स इंसान के शरीर में उसको दिखते हैं, पैरों पे स्वेलिंग या चेहरे पे स्वेलिंग, अगर कमजोरी होने लगती है, इजी फैटिगेबिलिटी, समय से पहले ही थकान हो जाती है, तो ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर किसी को यंगर एज में ये सब सिम्टम्स हैं तो उसको चेकअप कराना चाहिए। और सिंपल, बहुत ही साधारण टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट और क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट, सिंपल इन जांचों से तुरंत पता चल जाता है कि इसको किडनी की बीमारी है। बाकी रहा हायर एज ग्रुप में 40s एंड अबव में, 45-50 की, 40 से 50 की एज में मैनी ऑफ द पीपल डेवलप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो वैसी स्थिति में टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप से 1 इन अ ईयर ज़रूर किडनी फंक्शंस टेस्ट कराने चाहिए, जिससे अर्ली डिटेक्शन हो सके। बिल्कुल। और डॉक्टर घनश्याम, बस ये चाहूँगी आप बता दें कि क्यूरेस्टा हॉस्पिटल जो है आने वाले दिनों में और किस तरीके से लोगों को अपनी सेवा देने वाला है और क्या कुछ उनके लिए करने वाला है? क्यूरेस्टा हॉस्पिटल में ऑफ लेट हमने रिसेंटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में जितनी लीवर डिजीज़ हैं, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ERCP, ये हम शुरू हो गया हमारे यहाँ। और अभी ऑफ लेट रिसेंटली हमने ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरो सर्जरी को डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए 2 नए ऑपरेशन थिएटर्स बन रहे हैं, जिसमें हम एडवांस सर्जरीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और एडवांस न्यूरो सर्जिकल प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट करेंगे, सर्जरी करेंगे। ये 3 डिपार्टमेंट्स को हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा MRI या CT स्कैन भी सेटअप होने जा रहा है। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम कार्डियक कैथ लैब लगाएंगे, जो हमारी और मांझी वाली क्यूरेस्टा ब्रांच में रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर घनश्याम तमाम जानकारियों के लिए। और बहुत कुछ मुझे लगता है कि दर्शकों को भी पता चला होगा, क्योंकि हम जनरली आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम है। मुझे लगता है आप जब किसी स्पेशलिस्ट से इसके बारे में जानकारी लेते हैं तब और भी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और हम भी चाहते हैं, सेहत प्लस का हमेशा से मोटो ही यही रहा है कि आप अपने सेहत को लेकर के सतर्क रहें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के ज़रूर उसके बारे में जानें और उसकी ट्रीटमेंट के लिए आगे ज़रूर काम करें। मेरे साथ आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सेहत प्लस, पावर्ड बाय क्यूएस्टा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स।